Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो जिस समय भी ये वीडियो देख रहे हो आप, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो का जो है वो थर्ड पार्ट है। तो हम लोग ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है? इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। अब इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश स्टार्ट करने के पहले हमें समझना होगा कि इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश का मतलब क्या होता है। इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश का मतलब ये होता है कि मान लो कि जब कंपनी जनरली क्या करती है कि शेयर्स लेकर आती है और पब्लिक को देती है, वो तो नॉर्मल केस था। बट अभी हमारा जो टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। तो इसमें क्या होता है कि अगर कंपनी को कोई एसेट खरीदना है, इस बार कंपनी शेयर्स पब्लिक को नहीं ऑफर करेगी, इस बार कंपनी एक वेंडर को शेयर्स ऑफर करेगी। वेंडर का मतलब होता है सेलर, ठीक है, जो हमारी जरूरत की चीजें अगर बेच रहा है तो कंपनी उसे शेयर्स ऑफर करेगी। तो क्यों ऑफर करेगी? मान लो कि कंपनी को एक 10 करोड़ का मशीन चाहिए, बट कंपनी के पास उतने पैसे तो नहीं है। तो कंपनी क्या करती है जनरली कि जाती है कंपनी, ठीक है, और वेंडर को बोलती है कि आप मुझे ये मशीन दे दो, ठीक है, आप मुझे ये मशीन दे दो और इसके बदले में मैं आपको शेयर्स दे देता हूँ। इसके बदले में मैं आपको शेयर्स दे देता हूँ जो आज से 2 महीने या 3 महीने के बाद मैं लिस्टिंग करने वाला हूँ, और जितने की आपकी मशीन है कम से कम आपको उतना पैसा तो मेरे शेयर से मिल ही जाएगा, या उससे ज्यादा भी मिल सकता है। बट ऐसे हर कंपनी नहीं करती है, कुछ कुछ केसेस में ऐसा कंपनी करती है, बट जनरली कंपनी कभी ऐसा नहीं करती है। बट तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है तो हमें ये पढ़ना तो पड़ेगा ही। क्लियर है? अब क्या होता है कि जब कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो कंपनी को तो नहीं पता है कि मार्केट में उसकी वैल्यू क्या रहेगी। अब कम उसके शेयर्स की बेसिकली वैल्यू क्या रहेगी? तो कंपनी मान के अगर चलती है कि 10 रुपए का कंपनी का शेयर है, मान लेते हैं, ठीक है, अब उसे 10 करोड़ का पेमेंट करना है, तो क्या हमें यह पता चल सकता है कि कितना शेयर्स कंपनी वेंडर को देगी? कैसे पता चलेगा? 10 करोड़ को हम किससे डिवाइड कर लेंगे? 10 रुपए से डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम 10 करोड़ को 10 रुपए से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना मैं क्यों सिखा रहा हूं? नंबर ऑफ शेयर्स निकालना मैं क्यों सिखा रहा हूं? नंबर ऑफ शेयर्स निकालना मैं क्यों सिखा रहा हूं? 10 करोड़, बताओ बाबू कितने जीरो होंगे? 10 के बाद 7 जीरो होंगे बेटा। 10 करोड़ और उसके बाद 10, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? नंबर ऑफ शेयर्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालना मैं क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि अगर कंपनी को पता ही नहीं रहेगा कि कितने शेयर वो देगी और किसके कितने शेयर के बदले उसे मशीनरी मिलेगी, तो फिर कंपनी हो सकता है खुद का ही लॉस करवा ले। इसीलिए नंबर ऑफ शेयर्स पता होना बहुत जरूरी है। अब आपको लगेगा कि आपने तो एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया, बट नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो नंबर ऑफ शेयर्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा, लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन, मतलब कि कितने रुपए का आप सामान लेते हो वेंडर से। परचेज कंसिडरेशन मतलब कि कितने रुपए का आप सामान लेते हो वेंडर से, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। अगर सिर्फ फेस वैल्यू क्वेश्चन में दिया तो सिर्फ फेस वैल्यू लेंगे, और अगर शेयर का फेस वैल्यू के साथ प्रीमियम का भी पैसा दिया तो प्रीमियम को भी लेंगे। ठीक है, अब एक बेसिक सा चीज मैं बता देता हूं कि जो आपने पहले छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो वो देख लेते हैं कि चलो परचेज कंसिडरेशन हम एक बार के लिए ले लेते हैं 10 लाख रुपए, जस्ट ये फॉर्मूला समझाने के लिए। फेस वैल्यू ले लेते हैं 100 रुपए और प्रीमियम ले लेते हैं मान लो 25 रुपए। तो डायरेक्ट ऐसे 0 हम नहीं काटेंगे। कैसे करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से, ये 10 लाख और ये 125 रुपए। इसके बाद जाके हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो चलो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला सबको नोट डाउन कर लो। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला आप लोग जैसे ही नोट डाउन करते हो उसके लिए मैं 5 सेकेंड का पॉज देता हूं। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलो फटाफट नोट डाउन करो।
चलो हो गया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ शेयर्स को तो हमने सीख लिया कि निकालेंगे कैसे। तो अब क्या कभी भी आगे अगर निकालना हो कि नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा, तो आप लोग निकाल लोगे क्या? गुड, वेरी गुड, निकाल लोगे। तब मैं इसे मिटाता हूं और अब हम लोग अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ये नंबर ऑफ शेयर्स पहले सिखाने का रीजन क्या था? ये बहुत जरूरी है नंबर ऑफ शेयर्स पहले सिखाना, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चंस में हो सकता है आपको नंबर ऑफ शेयर्स ना दिया हुआ हो। तो जब अगर आपको आगे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया होगा तो आप खुद से निकाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली परचेज इशू ऑफ शेयर्स, या इसका दूसरा नाम है परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो चीजें होती है। इसमें क्या होता है, दो चीजें होती है। एक होता है परचेज ऑफ एसेट, एक होता है परचेज ऑफ एसेट, और एक होता है परचेज ऑफ बिजनेस। एक होता है परचेज ऑफ एसेट और एक होता है परचेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये पेन तो चल नहीं रही है, चलो पेन चेंज कर लेता। ये एक है परचेज ऑफ एसेट और एक है परचेज ऑफ बिजनेस। तब होगा कैसे? हाँ, ये बढ़िया चल रही है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है परचेज ऑफ एसेट। तो परचेज ऑफ एसेट में क्या होता है कि जब भी मान लो कंपनी कोई एसेट खरीदने जाती है। अब एसेट क्या क्या हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फलाना ढिमकाना, ये सब होता है। बहुत सारा एसेट्स है, ये क्लास 11 की पढ़ाई में है, अभी नहीं याद करवाएंगे। तो जब भी कंपनी कोई एसेट खरीदने जाती है तब क्या होता है कि कंपनी के पास अगर पैसे नहीं है तो कंपनी उस एसेट के वैल्यू के बदले में सामने वाले वेंडर को क्या दे देती है, शेयर दे देती है। तो अब इसके जो परचेज ऑफ एसेट है, तो इसके केस में दो जर्नल एंट्री आती है। दो जर्नल एंट्री आती है। पहला तो एसेट खरीदने की एंट्री होगी। तो एसेट खरीदने की एंट्री में क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। अब मान लो वेंडर का नाम है जे लिमिटेड, तो यहाँ पे वेंडर की जगह हम क्या लिखेंगे, जे लिमिटेड। क्लियर है क्या? अब जब वेंडर का नाम क्या है, जे लिमिटेड, तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, जे लिमिटेड। अब ये तो हो गए परचेज ऑफ एसेट की एंट्री। अब क्या करेंगे हम, बदले में एसेट की वैल्यू के बदले में हम वेंडर को शेयर्स देंगे। तो क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिटेड, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी, ई एज एन इक्विटी, इक्विटी, एस एच एज एन शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मान लेते कि हमारी एसेट 10 लाख रुपए की है। मान लेते कि हमारी जो एसेट है वो 10 लाख रुपए की है। तो यहां पर तो हमने सीधा सीधा 10 लाख रुपए डाल दिया है। अब क्या होता है कि वेंडर को भी हम 10 लाख रुपए देंगे। यहां पर भी स्ट्रेट हमने डाल दिया क्या, 10 लाख रुपए। तो ये तो काफी सिंपल था। तो ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? परचेज ऑफ एसेट के लिए यही दो एंट्री आपको काम आती है, ये और ये। पहली एंट्री किससे रिलेटेड है, एसेट खरीदने के लिए है, और दूसरी एंट्री जो है वो वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि हमने वेंडर से एसेट तो लिया बट बदले में पैसे नहीं देके हमने क्या दिया, शेयर दिया। उसकी ये एंट्री है। क्लियर है क्या? तो ये तो हमारा हो गया बेसिकली परचेज ऑफ एसेट। अब दूसरा जो हमारा होगा वो होगा परचेज ऑफ बिजनेस। परचेज ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, नाम से हमें पता चल रहा है कि परचेज ऑफ बिजनेस का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो बड़े लोग हैं, ठीक है, मोड़ी चैन मोड़ा पैसा वाले लोग हैं जो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो एसेट नहीं खरीदते। वो देखते हैं कि कुछ 6 दुकानें हैं, मान लो ये एक बड़ा सा एरिया है, ये एक बड़ा सा एरिया है, यहाँ शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 3 और शॉप नंबर 4, 4 शॉप्स हैं, ठीक है। और ये चारों का एक ही ओनर है, चारों का बेसिकली एक ही ओनर है, चारों का ओनर एक ही है, ठीक है। ओनर का नाम ले लेते हैं श्याम, ठीक है, चारों का एक ही ओनर है। और ये चारों शॉप का जब श्याम ही ओनर है तो एक बड़ी सी कंपनी आती है, मान लेते हैं कि रिलायंस आई, रिलायंस आती है। रिलायंस मतलब किसकी याद आ रही है, मोटा भाई, मोटा भाई मतलब मुकेश अंबानी, ठीक है। तब रिलायंस आती है, आता है बेसिकली। अब ये क्या है, बिजनेस है। अब बिजनेस खाली खरीदने से काम हो जाएगा क्या? बिजनेस खाली खरीद लेगा तो क्या काम हो जाएगा मोटा भाई का? नहीं होगा। बिजनेस के साथ आती है दो चीजें, एक होता है एसेट और एक होती है लायबिलिटी। एक होता है एसेट और एक होती है लायबिलिटी। अब मान लेते हैं कि एसेट है जो बेसिकली 4 शॉप का मिलाकर जो एसेट है वो है 20 लाख रुपए का,
और लायबिलिटी जो है वो है 2 लाख रुपए की। लायबिलिटी जो है वो है 2 लाख रुपए की और एसेट जो है वो कितने रुपए का है, 20 लाख रुपए का है। तो अब क्या होता है कि रिलायंस जो है, रिलायंस आता है, कौन आता है, रिलायंस आता है। रिलायंस आता है और कहता है कि एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 18 लाख रुपए देकर तुम्हारे बिजनेस को खरीद लेता हूं। रिलायंस कितने रुपए ऑफर कर रहा है, 18 लाख रुपए ऑफर कर रहा है बिजनेस को खरीदने के लिए। किसको ऑफर कर रहा है, ये बिजनेस किसका था, ये बिजनेस जो था वो था श्याम का। किसका था, श्याम का बिजनेस था। तो रिलायंस 18 लाख ऑफर कर रहा है इस बिजनेस को खरीदने के लिए और किसको ऑफर कर रहा है, श्याम को। पर श्याम कहता है कि अरे नहीं नहीं मोटा भाई, आप मोटा भाई हैं तो क्या कोई भी वैल्यूएशन पे मेरे बिजनेस को खरीद लेंगे, ठीक है। तो अब श्याम ऐसा क्यों करता है, श्याम का जो 4 शॉप का बिजनेस है, बेसिकली चारों शॉप बहुत अच्छा चल रहा है, चारों शॉप की गुडविल भी है, ठीक है। तो अब जब गुडविल मान लो श्याम की चारों शॉप के मिलाकर 50 लाख रुपए है और 4 बिजनेस के मोटा भाई कितने पैसा ऑफर कर रहा है, 18 लाख रुपए ऑफर कर रहा है। तो मोटा भाई क्या बिजनेस की करंट वैल्यू पर बिजनेस को खरीद रहे हैं या उससे कम पर खरीद रहे हैं। मोटा भाई तो जो है भाई बड़े पार्टी हैं, गुजराती पार्टी हैं, दिमाग तो लगाएंगे ही, ठीक है। तो मोटा भाई तो कम वैल्यूएशन पे चारों शॉप को खरीदने के लिए निकल पड़ा है। अब श्याम जी कहते हैं कि भैया 50 लाख रुपए तो मेरा खाली गुडविल है, आप 18 लाख रुपए दोगे तो आप कितने रुपए कम दे रहे हो मेरे बिजनेस के, 32 लाख रुपीस कम दे रहे हो। तब मोटा भाई के लिए ये जो 32 लाख वाला फिगर है वो मोटा भाई के लिए क्या है, कैपिटल रिजर्व है। क्या है, कैपिटल रिजर्व है। क्या है, कैपिटल रिजर्व, ये ई है, हाँ कैपिटल रिजर्व है 32 लाख मोटा भाई के लिए। क्लियर है। अब गुडविल कब बनेगा, गुडविल कब बनेगा, अब ये तो पहला केस हो गया जिसमें हमें पता चला कि कैपिटल रिजर्व आया कैसे। अब गुडविल कैसे आएगा, कोई भी बिजनेस का गुडविल आएगा कैसे। अब क्या होता है, सेम हम लोग कंसेप्ट लेते हैं, सेम एग्जांपल्स लेते हैं। श्याम है, श्याम की 4 दुकानें हैं, चारों एकदम फेमस हैं, ठीक है। मोटा भाई आते हैं और चारों शॉप को एक साथ खरीदना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मोटा भाई वापस कितने रुपए ऑफर करते हैं, वही 18 लाख ऑफर करते हैं। चारों दुकान में एसेट है 20 लाख का, लायबिलिटी है 2 लाख का, ठीक है। अब मोटा भाई फिर से कहते हैं कि भाई मैं तुझे 18 लाख रुपए देता हूं, 2 लाख की तेरी लायबिलिटी है वो मोटा भाई चुका लेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि श्याम की जो गुडविल होती है वो होती है कितने रुपए की, श्याम की जो गुडविल होती है वो होती है बेसिकली 15 लाख रुपए की। अब मोटा भाई कितने पैसे दे रहा है, मोटा भाई को तो 15 लाख में बिजनेस खरीदना चाहिए, बट मोटा भाई कितने रुपए दे रहे हैं, 18 लाख रुपए दे रहे हैं। तो मोटा भाई ने जो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा दिए वो कौन से चीज पे लगा दिए, गुडविल पे। गुडविल पे किसके बिजनेस की गुडविल पे, श्याम भैया के बिजनेस की गुडविल पे। तो 3 लाख जो एक्स्ट्रा लगा, श्याम भैया ने इतनी मेहनत की, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, तो वो 3 लाख रुपए जो उन्होंने मोटा भाई से एक्स्ट्रा वसूल लिए वो श्याम के बिजनेस की गुडविल के वसूल लिए। क्लियर है क्या कि गुडविल कब आता है और कैपिटल रिजर्व कब आता है। एकदम सिंपल में अगर बताया जाए, जब बिजनेस की करंट डे मार्केट वैल्यू से अगर कम में बिजनेस को खरीदा जाए, ठीक है, तो सेलर जो सेलर होता है अगर वो कम में बेच देता है अपने बिजनेस को करंट डे की गुडविल के हिसाब से कम में या करंट डे की वैल्यू के हिसाब से कम में, तो बायर के लिए वो कैपिटल रिजर्व बनता है। बैलेंसिंग फिगर मान लो 20 का है वैल्यू, 18 में खरीद लिया तो 2 लाख रुपए बायर के लिए कैपिटल रिजर्व बन जाता है। और मान लो कि 18 का है वैल्यू और मोटा भाई 20 में खरीद रहा है, तो 2 लाख रुपए मोटा भाई ने एक्स्ट्रा क्यों दिए, श्याम के बिजनेस के गुडविल के दिए। क्या ये कैपिटल रिजर्व कब होगा और गुडविल कब होगा, क्लियर है। तो चलो गुडविल और कैपिटल रिजर्व को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ए लिमिटेड एक कंपनी है, ए लिमिटेड परचेज्ड अ बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड के बिजनेस को खरीदती है। ए लिमिटेड परचेज्ड अ बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड फॉर रुपीज 40 lakhs, 40 lakhs में खरीदती है। अब बी लिमिटेड के बिजनेस में क्या क्या एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग है 7 लाख रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग है,
7 लाख रुपए का। प्लांट एंड मशीनरी है 9 लाख रुपए का। एसआईटी एज इन स्टॉक इन ट्रेड है 12 लाख रुपए का। 12 लाख रुपए का, क्लियर है क्या? 12 लाख रुपए का स्टॉक इन ट्रेड है। क्रेडिटर्स मतलब कि लायबिलिटी भी है 2 लाख रुपए की। लायबिलिटी है कितने लाख रुपए की? 2 लाख रुपए की, ठीक है। अब हमें सोचना कैसे है, हमें ए लिमिटेड के हिसाब से सोचना है। अब ए लिमिटेड जब बिजनेस खरीदेगा तो खाली काम तो वहां नहीं खत्म होगा। ए लिमिटेड जब बिजनेस खरीदेगा तो ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड की सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज भी आ जाएंगी। तो जब सारी एसेट्स ए के पास आएंगी और ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचे तो ए के पास क्या हो रहा है? एसेट्स बढ़ रहे हैं, और जब एसेट्स बढ़ते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं? डेबिट। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 7 लाख। फिर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 9 लाख रुपए। एसआईटी का क्या बताया था बच्चों? एसआईटी का मैंने बताया था स्टॉक एंड ट्रेड अकाउंट, तो ये 12 लाख का है। फिर क्रेडिटर्स भी तो आया ना, लायबिलिटी भी तो बढ़ी एक ही, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं और एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितने रुपए की लायबिलिटी आई? 2 लाख रुपए की। और बी लिमिटेड को पैसे भी तो दिए, टू बी लिमिटेड कितने लाख रुपए दिए? 30 लाख रुपए दिए। 30 लाख रुपए दिए। अब एसेट साइड का टोटल करते हैं एक बार। एसेट साइड का जो टोटल है वो है 12 और 9 21, 21 और 7 28 लाख, ठीक है क्या? लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। एकदम सिंपल है ये कंसेप्ट, एकदम सिंपल है ये कंसेप्ट। देखो 30 और 2 32 लाख रुपए। अब ऐसा है कि अगर एसेट साइड की वैल्यू कम आती है लायबिलिटी के साइड से तो हम गुडविल ले लेते हैं। एसेट साइड की वैल्यू अगर कम है लायबिलिटी साइड से तो हम गुडविल लेंगे और जितने से कम है वो अमाउंट डाल देंगे। देखो कितने से कम है? 4 लाख रुपए से कम है। 32 माइनस 28 4 लाख रुपए से कम है। वहीं अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम होती एसेट से तो हम क्या ले लेते? कैपिटल रिजर्व लेते। तो हम क्या लेते? कैपिटल रिजर्व लेते अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है एसेट से तो। बट एसेट की वैल्यू कम है यहाँ पर लायबिलिटी से, इसीलिए हमने क्या ले लिया? गुडविल ले लिया। 32 माइनस 28 कर दिया तो 4 लाख रुपए हमने गुडविल में डाल दिया। जो 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, 4 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा पैसे दिए ए लिमिटेड ने, वो किस लिए दिए? बी लिमिटेड की गुडविल के लिए। अब 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा कैसे दिए? देखो कितने रुपए में बिजनेस खरीदा, कितने रुपए में बिजनेस को खरीदा? 30 लाख रुपए में बिजनेस को खरीदा, ठीक है। अब जिसमें से 28 लाख रुपए तो एसेट ही हो गए और 2 लाख रुपए की लायबिलिटी हो गई, तो 28 से 2 चले गया तो बचा 26, और खरीदा था 30 लाख रुपए में, तो 30 लाख में खरीदा और 26 लाख रुपए बेसिकली एसेट माइनस लायबिलिटी करके आई, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए? 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए, उसी को हमने गुडविल ले लिया। क्लियर है क्या? अब इसको फटाफट तुम लोग नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक पर जो कि है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का बेसिकली हम आज क्या करने वाले हैं? आज सिर्फ बेसिक बताएंगे, क्योंकि फॉरफीचर का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो हम हमारी आने वाली 4th वीडियो पर करेंगे। क्यों उस वीडियो पे करेंगे, इस वीडियो पर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फॉरफीचर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करेंगे और फिर री इश्यू स्टार्ट करेंगे, री इश्यू की प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करेंगे और फिर फॉरफीचर और री इश्यू को कंबाइन करके हम वो सॉल्व करेंगे। तो ये नोट डाउन कर लिया है क्या? ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। चलो, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में होता क्या है? एक कंपनी होती है और कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपनी जो है वो 1 लाख शेयर्स लेकर आती है पब्लिक के लिए। एक शेयर का दाम होता है 10 रुपए, एक शेयर का दाम होता है 10 रुपए। चलिए कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं।
ये कंपनी है, ये पब्लिक है, ये कंपनी है, ये पब्लिक है। अब कंपनी जो है वो शेयर्स लेकर आती है, किसके लिए? ऑब्वियसली पब्लिक के लिए। कितने शेयर्स लेकर आती है? 1 लाख शेयर लेकर आती है। कितने रुपए का एक शेयर होता है? 10 रुपए का एक शेयर होता है। अब कंपनी जो है वो 3 रुपए एप्लीकेशन में मांगती है, ठीक है, 2 रुपए अलॉटमेंट में मांगती है, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंस पैसा मांग लेती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस मतलब कितना रुपए मांग लिया? 10 रुपए का अगर एक शेयर है, 3 मांग लिया, 2 मांग लिया, 5, तो यहाँ पर भी 5 रुपए और मांगेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तब जब कंपनी एप्लीकेशन के 3 रुपए मांगती है तो पब्लिक दे देता है, अलॉटमेंट के मांगी तो शेयर होल्डर्स ने दे दिया। पब्लिक और शेयर होल्डर कब हुआ? जब शेयर्स नहीं होते हैं लोगों के पास तो वो नॉर्मल पब्लिक होती है, और एप्लीकेशन का पैसा दे देने के बाद वो कंपनी की शेयर होल्डर बन जाती है। तो शेयर होल्डर से अलॉटमेंट के जब पैसे मांगे तो दे दिए, लेकिन जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 5 रुपए मांगे तब वो नहीं दे पाए, तब वो नहीं दे पाए, ठीक है। तो तब वो जब पैसे नहीं दे पाए तो कंपनी ने उन्हें कहा कि आप हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे दे दीजिए, वरना हम क्या करेंगे कि आपने जो पैसे, जितने पैसे दिए हैं 5 रुपए, वो भी आपके हम खा जाएंगे, और आपके पास जो शेयर्स हैं वो भी आपको हम अलॉट नहीं करेंगे। मतलब ना हम आपको अब शेयर्स देंगे और ना हम आपको ऑलरेडी पेमेंट किए हुए आपके पैसे वापस करेंगे, ठीक है। तब शेयर होल्डर बेसिकली, शेयर होल्डर बोलता है, शेयर होल्डर के पास 2 चॉइसेस है। शेयर होल्डर बेसिकली बोलता है कि मैं पैसे दूंगा, तो क्या होगा? कॉल से एरियर होगा। और अगर शेयर होल्डर ये बोल देता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो उसके शेयर्स को कंपनी फॉरफीचर कर लेगी, जिससे शेयर होल्डर के पहले के दिए हुए पैसे भी क्या होंगे कि वो भी कंपनी खा लेगी और शेयर्स भी शेयर होल्डर को नहीं देगी। क्लियर है क्या? इसके ऊपर प्रैक्टिकल सब हम लोग करेंगे हमारी 4th वीडियो पर, और 4th वीडियो हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। फॉरफीचर का प्रैक्टिकल, री इशू का प्रैक्टिकल और कंबाइनिंग, एंड वी विल बी डन विद दिस चैप्टर। अगर आपको कंसेप्ट क्लियरली समझ आ रहा है तो हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।